हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है फ्रॉइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी कि फ्रॉइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो जितने भी आपके सिद्धांत है, ये थ्योरी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बिहार स्टैंड में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं और बिहार पीजीटी में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं और आपके झारखंड वाले एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये टॉपिक हो जाता है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिया हुआ है विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रारंभ अर्थ तथा फ्रॉइड के अन्वेषणों के 1895 में स्टडीज इन हिस्टीरिया नामक पुस्तक में अपनी खोजों को प्रकाशित किया था। इस सिद्धांत में यह मान्यता है कि प्रारंभ में बच्चे अपने माता पिता तथा अन्य लोगों के व्यवहारों का अनुकरण करके वांछित व्यवहार करते हैं तथा आगे चलकर उनका आंतरिकरण करते हैं। यानी कि इस थ्योरी में इन्होंने ये बताया है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे किसका अनुकरण करते हैं? बच्चे अनुकरण करते हैं अपने माता पिता का, जो घर के मेंबर होते हैं। तो इस थ्योरी पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो पड़ता है बच्चे के एनवायरनमेंट पे। बच्चे जैसे अपने माता पिता को करते हुए देखेंगे, उनका अनुकरण करके सेम बच्चे भी वैसे ही करना सीखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फ्रॉइड ने व्यक्तित्व के 3 भाग बताए हैं। वो 3 भाग आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 भाग इनके हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो, और वो सीक्वेंस से पूछे जाते हैं हमेशा। फर्स्ट नंबर पे आपका आएगा इड, सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका ईगो, एंड आपका थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका सुपर ईगो। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें हम सबसे पहले इड को देख लेते हैं। जो इड होता है, इड हमारा कार्य करता है अचेतन मन पर। किस पर कार्य करता है इड? इड हमारा कार्य करता है अचेतन मन, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड पर कार्य करता है। यह अचेतन अवस्था में ही तरह तरह की इच्छाओं, प्रेरणाओं, वासनाओं को संतुष्ट कर लेना चाहता है। इड व्यक्तित्व निर्माण का पहला भाग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो इड होता है वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है, यानी कि पहला भाग होता है, जो सुखकारी सिद्धांत से पूर्णतः प्रभावित होता है। तो इड के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? जो इड होता है, इड आपका कार्य करता है अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि अचेतन मन पर कार्य करता है। और इड में प्लेजर प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं। किस प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं? तो प्लेजर प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं, यानी कि आनंद की प्राप्ति के लिए, सुखकारी के लिए एंड इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य को किया जाता है। क्लियर है ये? इड के बाद आता है आपका ईगो। ईगो में क्या होता है कि इड का ही जो विकसित रूप होता है ना, तो आपका इड का विकसित रूप हो जाता है आपका ईगो, और इसे पूर्ण शक्ति इड से मिलती है। यह अपना आसपास के वातावरण से मिलकर इड की इच्छाओं को पूरा करने का प्रतिनिधित्व करता है। और जो आपका ईगो होता है ना, ईगो आपका अवचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। किसका करता है? अवचेतन मन का। तो आपको ध्यान रखना है, चेतन नहीं होगा, अवचेतन मन हो जाएगा इधर। क्या हो जाएगा इधर? आपका अवचेतन मन हो जाएगा। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं आपका कि ईगो आपका किस मन पर कार्य करता है। तो ईगो आपका कार्य करता है अवचेतन मन पर। अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड पर कार्य करेगा। और जो आपका ईगो होता है, ये रियलिटी प्रिंसिपल पर कार्य करता है, यानी कि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है और सामंजस्य स्थापित करता है। अपने वातावरण, अपने आसपास के जो वातावरण है ना, उससे रियलिटी चीजों का अनुभव लेता है और उससे मिलकर चीजों का निर्माण करता है और सामंजस्य स्थापित करता है। क्लियर है आपको ये? ईगो के बाद आ जाएगा आपका सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है? यह व्यक्तित्व का अंत, सबसे अंत में विकसित होने वाला क्या होता है? नैतिक पक्ष होता है। यह बाल्यावस्था में ईगो से ही विकसित होता है। किससे विकसित होता है? ईगो से ही विकसित होता है। यह आदर्शों से निर्मित होता है और आपका चेतन मन से कार्य करता है। किससे? चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड में कार्य करता है। इसके विकास से माता पिता का चारित्रिक एवं सामाजिक क्या हो जाता है? चारित्रिक एवं सामाजिक मूल्य सन्निहित रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। तो इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है इससे? आपका क्वेश्चन क्या बनता है इससे? जो आपका क्वेश्चन ये बनता है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है आपका किस पर कार्य करता है? तो जो आपका होता है सुपर ईगो। तो सुपर ईगो किस पर कार्य करता है? सुपर ईगो आपका कार्य करता है कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन पर कार्य करता है। और इसमें क्या होता है सुपर ईगो में कि दिमाग हमारे कंट्रोल में रहता है। हम ये समझने लग जाता है कि हमारे लिए क्या चीजें सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सुपर ईगो हमारा कार्य करता है मॉरलिटी यानी कि नैतिकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। जो आपका इड होता है, इड कार्य करता है आपका अचेतन मन पर, और इसका जो प्रिंसिपल होता है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर यह कार्य करता है और आनंद की प्राप्ति के लिए कार्य करता है और इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य को करता है। इसी तरह इसके बाद आता है ईगो। तो ईगो में क्या हो जाता है आपका? ईगो कार्य करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन पर। इसमें रियलिटी प्रिंसिपल पर कार्य होता है यानी कि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य होता है और सामंजस्य बिठाया जाता है। फिर आता है आपका सुपर ईगो। सुपर ईगो में क्या होता है? ये कार्य करता है आपके कॉन्शियस माइंड पे यानी कि आपके चेतन मन पर कार्य करता है। और इसमें हम क्या करते हैं, अपने हमारा माइंड कंट्रोल में हो जाता है। हम ये चीजें समझने लगते हैं, जानने लगते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीजें सही है और हमारे लिए कौन सी चीजें सही नहीं है। और यह कार्य करता है हमारे मॉरलिटी यानी कि नैतिकता के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। और जो इड होता है, इड का विकसित रूप होता है आपका ईगो, और ईगो का विकसित रूप होता है आपका सुपर ईगो। तो ये क्लियर है आपको? इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं हम। आगे दिए हुए हैं आपके मनोविश्लेषण के स्तर यानी कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें आपके कितने लेवल बताए हैं? 3 लेवल बताए हैं। इसमें आपका सबसे पहले आ जाएगा चेतन यानी कि कॉन्शियस माइंड। इसमें वह विचार और भावनाएं आती हैं जो हमें तुरंत पता चल जाती है। कैसे पता चल जाती है? जो हमको तुरंत पता चल जाती हैं। कॉन्शियस के बाद आ जाएगा हमारा प्री कॉन्शियस। इसमें क्या होता है? वह जानकारी जो आसानी से चेतन मन में लाई जा सकती है यानी कि वह इंफॉर्मेशन जो आसानी से कॉन्शियस माइंड में पहुंचाई जा सकती है, वो कहलाती है आपकी क्या? प्री कॉन्शियस। और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा यादें यानी कि मेमोरी। इसके बाद आगे आता है इसका जो थर्ड चरण है वो है आपका अचेतन यानी कि अनकॉन्शियस। तो यह मन का सबसे गहरा पिछला हिस्सा होता है जिसमें दमित इच्छाएं, आघात और भावनाएं छिपी रहती हैं। फ्रॉयड का मानना था कि अचेतन मन हमारे व्यवहार को बहुत हद तक प्रभावित करता है। इसमें क्या होगा कि जैसे हमारा पास्ट होगा तो हमारे पास्ट पे हमारा क्या डिपेंड करेगा? प्रेजेंट डिपेंड करेगा। और हमारे प्रेजेंट के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा फ्यूचर। तो उसी तरीके से हमारा व्यवहार होता है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं हम। फिर बताया हुआ है फ्रॉयड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार सभी मानसिक ऊर्जा कामेच्छा से उत्पन्न होती हैं। फ्रॉयड ने कुछ सुझाव दिए हैं। वो सुझाव क्या हैं हम देख लेते हैं। सुझाव दिए हैं इन्होंने कि हम मानसिक स्थिति 2 प्रतिस्पर्धी ताकतों से प्रभावित होती है। कौन सी मानसिक स्थिति? हम लोगों की जो मानसिक स्थिति होती है वो 2 प्रतिस्पर्धी ताकतों से प्रभावित होती है। कौन कौन सी? एक हो जाएगा आपका कैथेसिस एंड एक हो जाएगा आपके एंटी कैथेसिस। तो आपका जो कैथिक्स है इसमें क्या हो जाता है? कैथिक्स में आ जाता है आपके किसी वस्तु, विचार या व्यक्ति में मानसिक ऊर्जा के निवेश को संदर्भित करता है। यह वह प्रोसेस होता है या प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा मानसिक ऊर्जा किसी चीज से जुड़ जाती है या उस पर क्या हो जाती है? एकदम केंद्रित हो जाती है यानी कि सेंटर पॉइंट वही हो जाता है हमारा, जो आमतौर पर इच्छाओं या जरूरतों को पूरा करने से संबंधित होती है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जब कोई किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार के प्रति गहरा भावनात्मक लगाव विकसित करता है तो कहा जाता है वह उस वस्तु को मानसिक ऊर्जा से आकर्षित कर रहा है। तो आपका कैथिक्स में क्या होता है कि कोई व्यक्ति है
तो अगर वो पूरी अपनी मानसिक ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को, अपनी मेंटल एनर्जी को किसी वस्तु या किसी व्यक्ति पर खर्च कर देते हैं, उससे उसको गहरा लगाव हो जाता है, तो वही कहलाता है आपका कैथिक्स। जैसे आपका इस टाइम क्या गहरा लगाव किससे, कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो इसमें क्या होगा, आप लोग पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे हो, आप लोग एकदम पूरी तरीके से अपनी मानसिक ऊर्जा केवल स्टडी में लगा दे रहे हो, पूरा लगाव है आपका किसके प्रति, सिलेक्शन के प्रति। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये होता है आपका कैथिक्स। और इसके बाद आता है आपका एंटी कैथिक्स। इसमें क्या होता है, एंटी कैथिक्स रक्षात्मक तंत्र को संदर्भित करता है, जिसके द्वारा अहंकार, अचेतन इच्छा या आवेगों को दबाने या नियंत्रित करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करता है, जिन्हें अस्वीकार या धमकी भरा माना जाता है। तो ये क्या होता है, जो एंटी कैथिक्स होता है, वो आपका कैथिक्स का अपोजिट होता है। यानी कि इसमें क्या हो जाता है, मानसिक ऊर्जा को रोका जाता है। कि कैथिक्स का अपोजिट होता है, क्या होता है, एंटी कैथिक्स, और इसमें अस्वीकार की भावना होती है। ठीक है, ये क्लियर है आपको। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं आगे। इसके उदाहरण में है, जब कोई व्यक्ति अस्वीकार्य आवेग का अनुभव करता है, जैसे आक्रामकता या निषेध यौन इच्छाएं, अहंकार उन आवेगों को सचेत जागरूकता तक पहुंचने से दबाने या रोकने के लिए एंटी कैथिक्स का उपयोग कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति है, तो उसको कोई वस्तु जो है बहुत अच्छी लग रही है, वो उसके प्रति अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा खर्च कर दे रहा है, पर वो वस्तु क्या होगी, उस व्यक्ति को नहीं मिलती है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, कि वो व्यक्ति को जो दूसरी एंटी कैथिक्स में आपकी मानसिक ऊर्जा होगी, वो क्या सोचेगा, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम दूसरा चीजों को ले लेंगे। पर एंटी कैथिक्स में क्या होगा, आपका यही चीजें होती है कि पहली बात तो व्यक्ति स्वीकार ही नहीं कर पाता है कि वो वस्तु उसे क्यों नहीं मिली। ये सब किस में होता है, एंटी कैथिक्स में होता है। आगे देखते हैं। आगे फ्रॉइड ने बताया है कि मानव व्यवहार का जो अधिकांश भाग है ना, वो दो प्रेरक प्रवृत्तियों से प्रेरित होता है। तो दो प्रेरक प्रवृत्तियां हैं आपकी, जीवन प्रवृत्ति और मृत्यु प्रवृत्ति। तो इसमें आपका जो जीवन प्रवृत्ति है, वो होता है आपका इरोस। इरोस में क्या होता है, जो अस्तित्व, प्रजनन और ज्ञान की बुनियादी आवश्यकता से संबंधित है। उनमें क्या है, भोजन, आश्रय, प्रेम और सेक्स की आवश्यकता जैसी चीजें शामिल हो जाती हैं। किसमें, इरोस में शामिल हो जाती हैं। तो इरोस में क्या आ जाएगा आपके, ये आपका इरोस यहाँ तक है, यानी कि जीवन वृत्ति। इसमें जीवन जीने के लिए जो चीजें आवश्यक होती हैं, यानी कि क्या होती है, जो हमारी बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, वो आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, हमारा अस्तित्व आ जाएगा, प्रजनन आ जाएगा, रोटी कपड़ा मकान आ जाएगा, और सेक्स की आवश्यकता आ जाएगी। इसी में जो सेकंड है हमारा, वो है हमारा मृत्यु वृत्ति, यानी कि इसको हम थानाटोस भी कहते हैं। तो मृत्यु की अचेतन इच्छा का परिणाम क्या हो जाता है, अचेतन इच्छा का परिणाम है, जिसके बारे में फ्रॉइड का मानना था कि ये सभी मनुष्य में होती है। मतलब इसमें क्या होता है, मृत्यु वृत्ति यानी कि थानाटोस में, कि व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि जो आपका क्या हो जाएगा, कि जो मृत्यु है ये जीवन का सच है। मृत्यु हर किसी के कभी ना कभी होनी ही है। तो क्या हो जाता है, व्यक्ति इसको स्वीकार कर लेता है। तो आज का सेशन हमारा यही एंड होता है। ये थ्योरी हमारी यहीं तक थी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।